जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराकर बताएंगे कि आप सब एकदम अच्छे हैं, सब कुछ एकदम ठीक है। अगर ठीक नहीं है तो होगा एक दिन, अगर आप मेहनत करेंगे। रवि, अल्पा, बंटी, राम मनोहर, खुशबू, यूपी की हीरोइन बहुत बढ़िया, आकाश, विकास यदुवंशी, डिम्पल यादव, एजुकेशन, आशीष मीणा, विपिन कुमार, नेहा, रिश्मा, अवि, नमन, सबल, शुभम, आयुष, श्याम, सुबोध, ब्रजेश, सारे साथियों का स्वागत है। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट 6 पर। ऐसे ही हम 16 पर पहुंच जाएंगे, 26 और 36। और जिसके ये तैयार होंगे 40 सेट, वो साथी इस 2024 में नया इतिहास लिखेगा जीएस में। ये मेरा आपसे वादा है। तो आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले पिछले 5 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, जो दर्शाता है कि आप अपने रिवीजन को लेकर के कितना टेंस हैं, यानी आप उसकी कितनी चिंता करते हैं कि हाँ मैं रिवीजन करके जाऊंगा। हरिचरण सेकिया, तो सेकिया मैंने किससे बताया था साथी? 70 में कैसे जाते हैं? आपका सिर्फ शौक के लिए जाते हैं। सत्रिया, जो कि असम का है, सन 2000 में जुड़ा, श्रीमद शंकर देव इसके संस्थापक हैं। राज्य असम है। वीरगासे क्या बोलेंगे? नृत्य कहाँ पर किया जाता है? वीरगासे किया जाता है भैया आपका कर्नाटक में। कहाँ पर किया जाता है भैया? कर्नाटक में किया जाता है। 2023 का जो डेविस कप है वो किसने जीता है? इटली ने जीता है। इटली ने साथी जीता है। द कोस्ट ऑफ लिविंग, ये किसने लिखी है पुस्तक? तो भैया ये लिखी है आपका अरुंधति रॉय ने लिखी है। किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? प्राण एवं दैहिक, ये भैया आपका आर्टिकल 21 में है। किस में है? आर्टिकल 21 में है। गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कविता जी का स्कोर आपका 5 स्कोर। दिनेश भाई एक बार स्कोर बताएंगे। यार तेरा बेरोजगार, इस बार तुम बेरोजगार नहीं रहोगे साथी, बहुत बढ़िया। देशराज, नवीन भैया जी का जख्मी छात्र 4 हैं, ये 1 का जख्म खा गए हैं। विशाल कुमार 5 पर हैं, कमल कुमार 5, टारगेट एसएससी 4, पल्लवी साक्य 5। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन को। बड़े ध्यान से नोट्स बनाना साथी। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? पहले तो मुझे बताएं, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? या मैं आपसे पूछूं किस दिशा से है, तो आप कहेंगे दक्षिण से है। और किस राज्य का है? फटाफट से बताएं, तो आप कहेंगे भरतनाट्यम का संबंध भैया किससे है? वो तमिलनाडु से है, तमिलनाडु से है। पूछ रहा है उसमें कौन सा संगीत जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो दक्षिण में जो होता है साथी आपका कर्नाटक संगीत होता है। कर्नाटक किसके लिए होता है? साउथ के डांस में होता है। और हिंदुस्तानी होता है नॉर्थ इंडिया के लिए। किसके लिए? उत्तर भारत में कौन सा संगीत होता है? हिंदुस्तानी म्यूजिक। और दक्षिण भारत में होता है आपका साथी क्या? कर्नाटक म्यूजिक। अच्छा, यहाँ पर अन्य क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, जैसे कथक कौन से दिशा का है? उत्तर का कि दक्षिण का? तो कथक में कौन सा होगा साथी? कथक में होगा आपका हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्योंकि ये उत्तर भारत का है। हिंदुस्तानी म्यूजिक किस में होता है? कथक में। कथकली में मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो बोलेंगे दक्षिण का है, लेकिन यहाँ पर सोपना म्यूजिक प्रयोग होता है। कौन सा? सोपना म्यूजिक का इस्तेमाल होता है, सोपना म्यूजिक। मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं साथी, सॉरी, मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं, मणिपुरी में होता है आपका शास्त्रीय नट। क्या बोलेंगे? क्लासिकल नट, शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होता है। शास्त्रीय नट म्यूजिक प्रयोग होगा। और आपसे मैं पूछूं कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस राज्य का है जरा बताएं? तो कुचिपुड़ी में जो होता है भैया ये दक्षिण का है, इसमें कर्नाटक म्यूजिक प्रयोग होता है। तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक म्यूजिक किस किस में हो गया आपका? एक तो साथी आपका भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी, दोनों को मार्क कर लो, भरतनाट्यम को भी कुचिपुड़ी को भी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्त पूछे जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं भैया, जो भरतनाट्यम है इसका अन्य नाम क्या है? इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तो अन्य नाम आप बोलेंगे, इसी को हम देवदासी अट्टम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देवदासी नृत्य इसी को कहा जाता है, देवदासी नृत्य। इसी को साथी हम सादिर अट्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है, सादिर अट्टम। क्या मैंने बोला? सादिर अट्टम इसी को कहा जाता है। और इसी से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा डांस है जो कि आपका मंदिरों को समर्पित है, डिवोटेड टू टेम्पल्स। क्या बोलेंगे? मंदिरों को समर्पित है,
डिवोटेड टू टेम्पल्स, मंदिरों को समर्पित कौन सा है? वो आपका साथी भरतनाट्यम है। अगर आपसे पूछे इसकी 3 शैली हैं, कौन कौन सी 3 स्टाइल हैं इसकी, वो 3 है वर्णम, जावाली और तिल्लाना। वर्णम, जावाली और साथी तिल्लाना का संबंध किससे है? तो आप बोलेंगे इनका संबंध भैया भरतनाट्यम से है। क्या बोलेंगे? इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम से। कौन कौन सी? वर्णम आपका साथी, जावाली और तिल्लाना। अब हम बात कर रहे थे कर्नाटक म्यूजिक की, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नाटक म्यूजिक के फादर कौन है? फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक बताएं जी, कितने लोग जानते हैं फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक? कर्नाटक संगीत के जो साथी पिता हैं वो कौन है? पितामह कहें तो बोलेंगे भैया पुरंदर दास हैं। कौन है? पुरंदर दास आपका कर्नाटक संगीत के पितामह हैं। यहीं पर क्वेश्चन बनेगा आपका त्रिमूर्ति कौन है कर्नाटक संगीत की? त्रिमूर्ति जो आपका साथी मेंस में है और त्रिमूर्ति जो वुमेन्स में है। त्रिमूर्ति जो साथी आपका वुमेन्स में है। तो त्रिमूर्ति यहाँ पर आते हैं त्यागराज मुथुस्वामी। क्या बोलोगे? त्यागराज हैं आपके और साथी आपका मुथुस्वामी। तीसरा नाम आप साथी बताएंगे जितने लोग जानते हो। ऐसे ही महिलाओं में अगर बात करें MS सुब्बुलक्ष्मी। क्या बोलेंगे? MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम पर थम्स अप करके बताओ मुझे कि आप इनका नाम आपने सुना है कभी। MS सुब्बुलक्ष्मी। DK पट्टमल हैं। कौन है? DK पट्टमल हैं आपके। DK पट्टमल महिला ही हैं। और ML वसंत कुमारी। क्या बोलोगे? ML वसंत कुमारी। ठीक है, ML वसंत कुमारी। तीसरा जो नाम है पुरुषों में वो है साथी आपका श्यामा शास्त्री। किनका नाम जुड़ा हुआ है? श्यामा शास्त्री। तो इनसे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे पूछेगा हमेशा कि आपका कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन है? कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति तो कौन है? त्यागराज हैं, मुथुस्वामी दीक्षितार हैं और श्यामा शास्त्री हैं। MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी। मुझे बताओ आप MS सुब्बुलक्ष्मी जी को कब जानते हैं? क्योंकि सबसे पहली संगीतकार हैं जिनको भारत रत्न मिला। किस वर्ष मिला? सबसे पहली संगीतकार हैं साथी ये भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली म्यूजिशियन है। सबसे पहली म्यूजिशियन है जिनको साथी भारत रत्न अवार्ड मिला था। और भारत रत्न अवार्ड इनको कब मिला था? 1998 में। ठीक है, बहुत बार SSC पूछती है कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाली संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस म्यूजिक से है साथी? कर्नाटक म्यूजिक से है। और कर्नाटक म्यूजिक कौन से 2 डांस के लिए होता है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए होता है। ठीक है, मेहरी और आपका गोटीपुआ डांस का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? मेहरी डांस कहाँ का है बताएंगे एक बार। मेहरी और साथी आपका गोटीपुआ, तो ये डांस कहाँ के हैं? उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। बिहार का तो नहीं है साथी। बिहार के तो नोट करेंगे धोबिया और सामा चकेवा। क्या बोलेंगे? धोबिया और सामा चकेवा। ये कहाँ के हैं साथी? आपका ये बिहार के हैं। पूछे भैया मेहरी और गोटीपुआ कहाँ के हैं? ओ दिशा। दिशा से क्या याद रखना है नाम? कौन सी हीरोइन याद आएगी? याद आएगी ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी। ओ दिशा पटानी पतली सी है या नहीं है? जी भैया एकदम से पतली सी है। किसके साथ रहती है? टाइगर के साथ रहती है। टाइगर श्रॉफ के साथ। अब नहीं रहती शायद। तो बाघा। क्या बोलेंगे? बाघ टाइगर ही तो है। घंटा मृदंगम। क्या बोलोगे? घंटा मृदंगम। ठीक है, उसे घंटों लोगों ने देखा और दंग रह गए, क्योंकि भाई उसने क्या पतली सी अपने पेट में पैक निकाल रखे हैं उसने, और घूमती रहती है सारे में। घुमुरा। क्या बोलेंगे? घुमुरा। दल खाई। कैसे चलती है? दल खाई सी चलती है। अच्छा जी, संबल संभल के भी चलती है वो। संबलपुरी कहाँ का डांस है? ये भी उड़ीसा का है। तो क्या बोलेंगे भैया? रणपा। एक रणपा डांस भी याद रखेंगे। ओ दिशा पटानी के चक्कर में रण बहुत होते हैं। रण मतलब युद्ध होते हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये आपका ओडिशा के हैं। ठीक है, अच्छा, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य याद है ना? उसको ओडिसी बोलेंगे। ओडिसी वो 8 में से एक है। हरियाणा के साथ ही अगर बात करें तो हरियाणा का धमाल याद रख लेना। हरियाणा के लोग धमाल कर देते हैं। धमाल कर देते हैं पहलवान वहाँ के। और फिर खुशी में मंजीरा बजता है। ढोल मंजीरा, मंजीरा बजता है। यूपी के साथ ही अगर बात करें आपसे, चरकुला और कजरी को ना भूलना। चरकुला और कजरी डांस कहाँ के हैं? क्या बोलेंगे?
चरकुला और कजरी डांस यूपी के एसएससी बहुत कम पूछता है तो इन दोनों को ही बस, चरकुला और कजरी। भारती शिवाजी और कनक रेले के व्याख्याता हैं। भारती शिवाजी और कनक रेले का संबंध किससे है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे भैया, कनक रेले और भारती शिवाजी। क्या बोलेंगे, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, कथक और ओडिसी। भैया जी ये मोहिनी अट्टम से संबंधित है। और भारती शिवाजी को जो पद्मश्री मिला वो साथी पद्मश्री इनको मिला 2004 में। क्या बोलेंगे, 2004 में मिला, ठीक है। और कनक रेले को जो पद्मश्री मिला वो 1990 में मिला। कब मिला इनको, इनको पद्मश्री मिला साथी आपका 1990 में, ठीक है, 1990। अच्छा, मोहिनी अट्टम की अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी अट्टम साथी मुझे बताओ किस राज्य का है, तो सारे दोस्तों का उत्तर आएगा टैटे। भैया आपने बताया केरला का होता है। कहाँ का, टैटे का संबंध किससे है, वो केरल से है, ठीक है। मोहिनी अट्टम के साथ ही कुछ डांसर्स मुझे बताएं जो अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि कौन है जिनको मदर कहा जाता है मोहिनी अट्टम की, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, यानी कि हिंदी वाले लिखें मोहिनी अट्टम की जननी किसको कहते हैं, तो कौन है भैया, कलामंडलम, बोलो, कलामंडलम कल्याणी अम्मन है। कौन है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा है। कौन है, कलामंडलम कल्याणी अम्मा। ये कौन है, ये मदर हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। अच्छा, बाकी डांसर्स की अगर हम बात करें, इसी में साथी शांताराव याद रखेंगे। दो तो हमने ऊपर देखे, शांताराव हैं आपका, दूसरे डॉक्टर सुनंदा नायर हैं। कौन, डॉक्टर सुनंदा नायर, और आपका डॉक्टर सुनंदा नायर याद रखेंगे। तीसरा छेमवती पवित्रन को याद रखेंगे। छेमवती पवित्रन का संबंध किससे है, तो हम कहेंगे जी मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से है। गीता गायक किससे संबंधित है, गीता गायक बोले आपसे साथी, आपसे शांताराव बोले, छेमवती पवित्रन बोले, या डॉक्टर सुनंदा नायर। कनक रेले हमको याद रखने हैं, और साथी आपका भारती शिवाजी। और मदर कौन है मोहिनी अट्टम की, तो आप कहेंगे मदर है भैया हमारा, कौन भैया, कौन है, मदर है कलामंडलम कल्याणी अम्मा। कलामंडलम कल्याणी अम्मा। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, मैंने आपको बताया था साथी कि फागुन की पूर्णिमा को ना आपका होली मनाई जाती है, क्योंकि फागुन में क्या होता है, लगुन, तो लग जाता है पूर्ण रंग, कब, होली पर। अगर मैं बात करूं दीपावली की, तो दीपावली कब मनाई जाती है साथी, माघ, चैत्र, अश्विन या फिर कार्तिक, तो कार्तिक महीने में अमावस्या को। देखो पूर्णिमा में तो चांद होता है पूरा, अमावस्या में क्या होता है, अंधेरा, जब चांद नहीं दिखता, जब चांद नहीं दिखता है तो अंधेरा है। और भैया दिवाली पर लोग बम फेंकते नहीं है बहुत सारे, जी हाँ, आपकी गाड़ी खड़ी है सड़क पर, तो आप दीपावली पे अपनी कार तक पहुंच जाओगे, कार तक पहुंच जाओगे, आप कहोगे नहीं। मैं जा रहा था एक बार अपने घर से घेर में, किसी ने सड़क पर सब बम फेंका और सूतली बम मेरे होठ पे फटा एकदम से। ये मेरे साथ घटी हुई सही घटना है। तो क्या बोलोगे, दीपावली में कार तक जाना भैया मुश्किल है, आप सड़क पार ही नहीं कर सकते, बम फेंक देगा कोई, तो क्या बोलेंगे, जी भैया ऐसे ही होगा। तो होली और दिवाली को याद रखना है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आएगा महाशिवरात्रि, याद रखिए महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है, क्योंकि सभी धार्मिक जो समुदाय हैं उनसे प्रश्न पूछता है एसएससी। तो महाशिवरात्रि कब मनेगी, वो फागुन माह में मनती है। कौन से माह में, तो महीने याद रखने जरूरी हैं, फागुन माह में। साथ ही आपसे पूछ ले गणेश चतुर्थी कौन से महीने में बनेगा, गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है, तो भाद्रपद में। क्या बोलोगे, गणेश जी बहुत मोटे से, उनसे भादा नहीं जाता, भादा नहीं जाता मतलब भाद्रपद याद रख लो भाई, ठीक है। आपसे पूछे साथी हनुमान जयंती किस महीना में, हनुमान जयंती किस महीने में मनती है, तो चैत्र महीने में। कौन से, चैत्र महीने में। हनुमान जी के जो भक्त है ना वो किसी से चैट नहीं करते, वो किसी से चैट करते ही नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ आप, ये कौन सा महीने हैं, ये हिंदी कैलेंडर है, तो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है बताएं, जो हिंदी पंचांग होता है, पंचांग अर्थात कैलेंडर, हिंदी पंचांग का साथी जो फर्स्ट मंथ होता है, जो पहला महीना होता है वो कौन सा होता है, तो पहला महीना साथी ये चैत्र ही होता है। और साथी मैं आपसे पूछूं लास्ट मंथ कौन सा होता है, अंतिम महीना भैया कौन सा होता है हिंदी कैलेंडर का, तो बोलेंगे भैया फागुन होता है। कौन सा होता है, फागुन होता है।
चैत्र पहला महीना है और फागुन क्या है, वो आपका दूसरा महीना है। ठीक है, आगे आते हैं। 1928 से 1980 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते? 1928 से 1980 के बीच, ऐसे नहीं पूछ रहा हॉकी में, पूछ रहा सारे पदक कितने जीते भारत ने। तो गजब तरीके से उत्तर बताएं भैया। तो पहला मेडल हमारा आया 1928 में ही, ये तो उसने ठीक कहा। 1928 के बाद में साथी हमने 32 में जीता, 1936 में हमने जीता, 40-44 के ओलंपिक हुए नहीं, फिर हमने साथी आपका 1948 में जीता, फिर 1952 में, फिर 1956 में, और 1960 में हम नहीं जीत पाए, 1964 में, और फिर साथी 1980 में। तो कितने मेडल हमने जीते बताएंगे एक बार? तो सारे दोस्तों का उत्तर जो आया ना 8 एकदम सही है। मुझे बताओ साथी, तो पहला गोल्ड जब तुमसे पूछेगा, पहला गोल्ड ये किस जगह हमने जीता, तो यहाँ पर ये किस खेल में जीता था? हॉकी में, और साथी ये एम्स्टर्डम में जीता था। हॉकी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड में ये हमने जीता था। कहाँ पर जीता? नीदरलैंड में जीता था। अंतिम जो 1980 का है, आजकल एसएससी के ट्रेंड पर है, हर बार पूछता, 1980 में हमने यहाँ पर लास्ट गोल्ड जीता था हॉकी में। उसके बाद से साथी हमारा हॉकी में गोल्ड नहीं आया है। लास्ट गोल्ड इन हॉकी है ये, लास्ट गोल्ड इन हॉकी ओलंपिक। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये मॉस्को में हुआ भैया। कहाँ पर हुआ? ये मॉस्को में हुआ, कभी भी गलती नहीं करनी है। अच्छा मैं पूछूं तो मुझे बताओ, आज तक भारत ने ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते हैं? भारत के साथी अगर हम बात करें, आज तक भारत के कुल ओलंपिक जो पदक हैं, कुल ओलंपिक पदकों की हम बात करते हैं, तो कुल ओलंपिक पदक हमने जीत रखे हैं आपका 35। लेकिन अगर मैं बात करूं गोल्ड की, तो गोल्ड हमारे साथी 10 हैं। 10 कैसे? 8 तो आपका, 10 कैसे बांटेंगे? 8 तो आपका हॉकी टीम के हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 8 तो साथी हॉकी टीम के हैं, और एक आपका साथी अभिनव बिंद्रा जी का है। किसका है? अभिनव बिंद्रा जी का है। मुझे बताओ अभिनव बिंद्रा ने किस साल जीता था गोल्ड? तो भैया बीजिंग में जीता था। किस में? बीजिंग, चाइना में इन्होंने जीता था, और 2008 में जीता था, 2008 में। एक गोल्ड किसका है भैया? एक नीरज चोपड़ा जी का है, नीरज चोपड़ा जी का है। किस गेम में दोनों ने जीता ये भी बताना है। नीरज चोपड़ा जी का है, ये किस में? जावलिन थ्रो में, यानी कि भाला फेंक में इन्होंने जीता, भाला फेंक में। और कितना भाला फेंका? 87.85 मीटर भाला फेंका। ये कहाँ पर साथी? 2021 टोक्यो में उन्होंने जीता था। इनकी अगर बात करते हैं अभिनव बिंद्रा, आप मुझे बताओ अभिनव बिंद्रा ने जो साथी आपका, अभिनव बिंद्रा ने जो आपका गोल्ड जीता वो कौन से गेम में जीता? तो आंसर आएगा भैया शूटिंग में जीता है। किसमें? निशानेबाजी में जीता है। किसमें जीता है? निशानेबाजी में जीता है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि जब हमने पहला साथी आपका, जब हमने पहला गोल्ड जीता था तो कप्तान कौन थे? बताओ भाई। 1928 में कैप्टन कौन थे? तो 1928 में जयपाल सिंह मुंडा। क्या याद रखोगे? जयपाल सिंह मुंडा ये भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे। ये क्या हुआ भाई? बोल दो हॉकी। नहीं ये क्वेश्चन नहीं था भाई, क्वेश्चन ये था 1928 से 80 के बीच भारत ने ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते साथी, ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। मैं आपसे पूछ रहा था 1928 में मुझे बताओ कि कौन कैप्टन थे। 1928 में मैंने बताया जयपाल सिंह मुंडा। क्या बोलोगे? जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे साथी? वो आपका कैप्टन थे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 1936 में कौन थे, या पूछते हैं मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर हैं, वो भारतीय हॉकी टीम जिसने आपका साथी जीता था गोल्ड, किस वर्ष में वो कप्तान थे? 1936 में। आपसे पूछा जाएगा आज़ादी के बाद में हमने पहला गोल्ड जीता, और क्योंकि हमने यहाँ ब्रिटेन को हराया था इसीलिए इनका इंपॉर्टेंट नाम है किशन लाल। अंतिम गोल्ड 1980 कहाँ पर साथी, क्या जगह बताई थी? बताएंगे मॉस्को में। आपने बताया भैया वासुदेव भास्करण। कौन थे? वासुदेव भास्करण हैं, ये बात याद रखेंगे, वासुदेव भास्करण हैं। अभी आप लोगों को पता है कि 2021 में हमारी हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? 2021 में जो हॉकी टीम है उसने जीता था साथी ओलंपिक में आपका क्या? ब्रॉन्ज, अर्थात कांस्य जीता था
और कांस्य जीता। कितने वर्षों के बाद हमारा मेडल आया था? 41 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 41 वर्षों के बाद मेडल आया था, नहीं तो 1980 के बाद कोई मेडल था ही नहीं। गोल्ड के बाद सीधे हम गायब हो गए थे इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी था? कौन है जिन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए पहला एशियाई भी है और भारत का भी टेनिस खिलाड़ी है? अंकिता रैना, पीवी सिंधु, बोलेंगे जी पूरव राजा, या फिर लिएंडर पेस, या फिर लिएंडर पेस। सबका आंसर आ रहा है पीवी सिंधु। मैंने बोला दोस्त पहला भारतीय, नाम से ही समझ लो, पहली लिख देता नहीं तो क्या बोलेंगे। लिएंडर पेस जीत चुके थे भारत के लिए भैया 1996 में अटलांटा ओलंपिक में। अटलांटा ओलंपिक में पहले ही हमारा मेडल आ चुका, पीवी सिंधु से भी पहले अटलांटा ओलंपिक में साथी। और यहाँ पर इन्होंने जो जीता वो जीता था ब्रॉन्ज मेडल, क्या? कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य पदक। अब क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल कब आया? पहला भारत का पूछ रहा हूं मैं, पहला ओलंपिक पदक भारत के लिए कब आया? साथी बताएंगे पहला ओलंपिक पदक कब आया था, किस वर्ष आया? तो 1952 में आया, 1952 में आया। बाबा केडी जाधव ने जीता। कौन? केडी जाधव ने जीता। और ये किस खेल से संबंधित थे आप मुझे बताएंगे। ये कांस्य पदक इन्होंने जीता। जो साथी नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए। पहले सबसे बड़ा पद होता है गोल्ड, फिर होता है आपका साथी सिल्वर, और फिर होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। इसी को हम स्वर्ण पदक, सिल्वर को हम रजत पदक और ब्रॉन्ज को हम कांस्य पदक कहते हैं। केडी जाधव किस खेल से जुड़े हुए थे? कुश्ती से जुड़े हुए थे, रेसलिंग से ये जुड़े हुए थे। मुझे बताओ पहला, ये तो ओलंपिक पदक हो गया, पहला रजत पदक किसने जीता? पहला रजत पदक भारत के लिए किसने जीता और किस वर्ष में जीता? तो बोलेंगे 2004 भैया, एथेंस ओलंपिक में जीता। क्या बोलेंगे? एथेंस ओलंपिक में। तो फिर ये भी पता होना चाहिए 1952 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? हेलसिंकी, क्योंकि पहला मेडल हमारा आया हेलसिंकी ओलंपिक ये हैं। एथेंस में साथी आपका राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जीता। बताएं दोस्त, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से जुड़े हुए हैं? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आप बोलेंगे शूटिंग से जुड़े हुए हैं। और पहला गोल्ड आप जानते ही हैं व्यक्तिगत रूप से, वो अभिनव बिंद्रा जी ने जीता। उनकी पुस्तक का नाम है ए शॉट एट हिस्ट्री। क्या? ए शॉट एट हिस्ट्री। इंडियन सुपर लीग ISL, पूरा नाम है ISL, एक चैंपियनशिप है, किस खेल से जुड़ी हुई है? क्या क्रिकेट से जुड़ी हुई है, या कबड्डी से जुड़ी हुई है, या खो खो, या फिर फुटबॉल? याद रखेंगे साथी ये फुटबॉल से जुड़ी हुई है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया, स्थापित किया गया 2013 में। लेकिन जो पहली प्रतियोगिता हुई वो 2014 में हुई। क्या आप बता सकते हैं पहली प्रतियोगिता को किसने जीता? पहला जो कंपटीशन हुआ इसका, क्या बोलेंगे? उस टाइम 8 क्लब थे इसमें, अभी तो वर्तमान में 13 क्लब हैं। तो क्या बोलेंगे? पहली प्रतियोगिता 2014 में हुई, जो फर्स्ट सेशन था, और वो जीता था साथी आपका एटलेटिको डी कोलकाता ने। किसने? एटलेटिको डी कोलकाता ने इसको जीता था। क्या बोलेंगे? एटलेटिको डी कोलकाता ने इसको जीता था। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कोलकाता कोलकाता कोलकाता। क्या कह रहे हैं? दिखाएं, ऊपर करें थोड़ा सा। अगर भैया मैं 40/40 सेट याद कर लूंगा तो मेरा जीएस में कितना हो जाएगा स्कोर आरपीएफ में? प्लीज सर बता दीजिए। दोस्त आप सारी क्लासेस मेरी प्लीज किया करो, तो ये बात आप जान पाओगे। मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं अपनी कक्षा में साथी कोई श्योरिटी नहीं देता। मेरी कक्षा में जिनको लगे कि कोई बहकावा यहाँ पर मिलेगा कि आप इतना स्कोर कर देंगे, भाई अगर मैं ऐसे बता देता तो इसका मतलब है आपका पेपर मैं बना रहा होता। तो आपका पेपर साथी मैं नहीं बता रहा, मैं सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि आप इसमें दम लगाएंगे तो इतनी मेहनत आप कहीं और करेंगे, उससे ज़्यादा की एश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं साथी। मुझे नहीं पता, हो सकता है किसी परीक्षा में आपके 50 क्वेश्चन आए और पेपर ऐसा आ जाए कि 25 क्वेश्चन करने मुश्किल हो जाए। तो साथी अगर कोई 25 करके आया ना, तो वो तुम होगे, इस सेट के बच्चे होगे, वो 25 करके आएंगे। और ऐसा नहीं हो सकता आप 25 करके आए तो कोई और 26 कर पाए, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। अगर दोस्त इसमें कोई 40 करके आएगा ना, तो वो 40 करने वाले आप होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई 41 वाला आपसे ज्यादा कोई करके आए बिना इन एफर्ट्स के। ये एफर्ट्स उसको लगाने होंगे, क्योंकि दोस्त ये अपडेटेड है। इतनी श्योरिटी मेरी आपसे है। आज के बाद कोई वादा नहीं, सिर्फ यही एक वादा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है।
क्या बोलेंगे? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? स्कोर बच्चा हमेशा पेपर पर डिपेंड करता है, ये माइंडसेट बना लो। 5 जून, 5 जून को क्या है आपका? क्या बोलेंगे? वर्ल्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस है, पूछा जाता है खूब, विश्व पर्यावरण दिवस है। 10 सितंबर को क्या है साथी आपका? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। क्या बोलेंगे? विश्व आत्महत्या रोकथाम, सुसाइड को रोकने के लिए एक डे मनाया जाता है, रोकथाम रोकथाम दिवस है। ठीक है, कोई कोई व्यक्ति अपने जीवन से हार मान जाता है, उसको लगता है कि अब चारों तरफ कुछ नहीं बचा, लेकिन दोस्त याद रख लेना, आशा से ही जीवन है। हमेशा बहुत सारे लोगों ने, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने एक बार आत्महत्या का मन बना लिया था। उन्होंने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि मैं सदानंद आश्रम जो साथी आपका वहाँ पर लक्ष्मण झूला के पास में है, वहाँ से कूदने वाला था, लेकिन फिर मैंने आपका अंतिम प्रयास के लिए अपने जीवन में ये ठाना कि मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो, मैं मुस्कुरा के जीऊँगा। और आप लोग जानते हैं कि वो एयरफोर्स जाना चाहते थे, नहीं जा पाए, लेकिन फिर वो तीनों सेनाओं के राष्ट्रपति बने। 12 मई को साथी क्या मनता है बताएंगे? 12 मई को विश्व नर्स दिवस। कैसे याद करते थे हम इसको हम याद करते थे ऐसे कि 1-2 में ही नर्स बनने की चाहत होती है, 1-2 में ही, नहीं तो सारी की सारी तो डॉक्टर नहीं बनना चाहती हैं, जिसको डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर्स बोलते हैं, डॉक्टर नहीं कोई वर्ड नहीं होता। 1-2 में ही नर्स बनने की चाहत होती है, नहीं तो नर्स नहीं बनना चाहती कोई। और भाई हमारे देश में बालिकाओं की पढ़ाई के लिए 2-4 जने ही हैं, 2-4 जने ही हैं जो बालिकाओं को पढ़ाने के लिए खुल के सामने आते हैं, समाज के सामने 2-4 जने। मुझे बताओ 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को एनआरआई डे, प्रवासी भारत दिवस, किसकी याद में? बताना भैया, कौन महान शख्सियत हैं, किनकी याद में मनाया जाता है एनआरआई डे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस डे? बताएंगे जी, किनकी याद में? महात्मा गांधी जी की याद में। 12 जनवरी को साथी क्या मनता है आपका? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे साथी बताएं किसकी याद में मनता है आपका? और 25 जनवरी को भी बताना, 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। क्या बोलेंगे? नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। और साथी ये बताना 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो सबको पता होगा, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क बॉर्डर टैक्स डे मनाया जाता है, सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस भैया स्वामी विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि 12 जनवरी उनका बर्थडे है। क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंद जी की याद में, क्योंकि 12 जनवरी साथी उनका 12 जनवरी 1863 को क्या हुआ था उनका? विवेकानंदा, सॉरी मैं उनका नाम गलत लिख रहा था। क्या बोलेंगे? स्वामी विवेकानंदा, स्वामी विवेकानंदा। ठीक है, इनका जो जन्म है साथी वो 12 जनवरी 1863 को, और इनकी जो पुण्यतिथि है साथी वो 4 जुलाई 1902 है। क्या बोलेंगे? 4 जुलाई 1902 को इनका देहांत हुआ था। एनआरआई डे, क्योंकि साथी 9 जनवरी 1915 को कौन वापस लौट आए? गांधी जी। कहाँ से आए वापस बताएंगे? गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। कहाँ से वापस आए? अफ्रीका से वापस आए। मुझे बताएं कितने वर्ष वहां रह करके आए? गांधी जी कितने वर्ष अफ्रीका में रह करके आए? सारे दोस्त बताएं। भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है? स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड इसको कहा जाता है। स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड से साथी मतलब होता है कि जनसंख्या विस्फोट नहीं हुआ, जनसंख्या बहुत बड़े प्रतिशत के साथ में नहीं बढ़ी, लगभग बराबर है। कौन सा वो वर्ष है? 1921 से 1951 बोलेंगे। कुछ कह रहे हैं साथी 15 वर्ष रह करके आए, गलत उत्तर है, 15 वर्ष रह के आए गांधी जी। गांधी जी 1893 में गए थे साथी, 1893 में गए, और आपका फिर आए गांधी जी 1915 में। ठीक है, तो 21 वर्ष रह करके आए, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे किस अवधि को? तो 1921 से लेकर के जो 51 तक का है, ये टाइम था कि जनसंख्या बहुत नहीं बढ़ रही थी। लेकिन साथ ही 1901 से लेकर के, अगर मैं 21, तो वो भी स्थिर जनसंख्या ही थी लगभग, लेकिन मैं बात करूं साथी 1921 को हम बोलते हैं द ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं?
द ग्रेट डिवाइड बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यानी इसको हम बोलते हैं महान विभाजक वर्ष। तो भारतीय जनगणना में महान विभाजक वर्ष किसको कहा जाता है? महान विभाजक वर्ष तो किसको कहा जाता है? 1921 को। क्यों? क्योंकि साथी इसके बाद क्या हुआ आपका कि जो जनसंख्या में तब्दीली देखने को हमको मिलती है, जैसे एक मिलती है हमको ऋणात्मक वृद्धि दर, कब से है? ऋणात्मक वृद्धि दर, नेगेटिव ग्रोथ। क्या जनसंख्या 10 साल के बाद घटी भी? ऐसा भी हुआ क्या? जी हाँ, ऐसा भी हुआ। ऋणात्मक वृद्धि दर, इसको बोलते हैं नेगेटिव ग्रोथ रेट, भी क्या पॉपुलेशन में देखने को मिला? जी भैया। किस वर्ष में मिला बताएंगे? नेगेटिव ग्रोथ रेट भी क्या देखने को मिला? जी हाँ, 1911 से 21 की जनसंख्या में देखने को मिला 0.3% नेगेटिव ग्रोथ था। आगे नेगेटिव का साइन लगा लेना, कितना? -0.31% का एक नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। क्या मुझे बताएं सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई? सबसे तेज जनसंख्या किन 10 वर्षों के बीच बढ़ी? क्योंकि जनगणना तो 10 वर्षों में होती है। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर साथी क्या बोलेंगे? जो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रहा वो रहा 1961 से लेकर के 71 को, और वो था 24.80%। ये सबसे ज्यादा है ग्रोथ रेट, सबसे ज्यादा 24 साल में 24% जनसंख्या भी बढ़ी, और नेगेटिव देखने को मिला सिर्फ एक बार आपका -0.31%। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कमेंट करके, सर कब तक इग्नोर करोगे? ब्लॉक कर दो इसको, परमानेंट इग्नोर करेंगे साथी, तुमको करना मत सही में भाई, नहीं करने कमेंट, ठीक है? कमेंट नहीं करने अपना नाम बुलवाने के चक्कर में, क्योंकि आपका नाम आपके सिलेक्शन से होगा साथी। अभी मैं आपका नाम ले लूँ और फिर मैं उस नाम को भूल जाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप जो नाम अपना गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में करोगे ना साथी, वो शायद वर्षों वर्षों तक जीवित रहेगा। तो उसके लिए मेहनत कीजिए, उस ऊर्जा को कहीं और मत लगाइए। ये मेरा आपसे पैर और हाथ दोनों जोड़ करके निवेदन है। अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन सा करता है? 3 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 14 वर्ष, 5 से 18 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कब जोड़ा गया साथी? ये आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 88वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया, और इसी से बनता है आपका क्या? शिक्षा फंडामेंटल राइट बन गया, यानी शिक्षा आपका मौलिक अधिकार बना। क्या बना? शिक्षा फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार बना, मौलिक अधिकार बना। अच्छा मुझे बताओ सारे दोस्त, अगर आपसे पूछ ले राइट टू एजुकेशन कब आया, आरटीई कब आया? आरटीई जिसको हम बोलते शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, ये कब आया था? सारे दोस्त बताएंगे राइट टू एजुकेशन ये किस वर्ष आया? तो राइट टू एजुकेशन आया हमारा 2009 में। कब आया? 2009 में। 2009। कुछ साथी 2005 लिख रहे हैं बच्चों, 2005 में आरटीआई आया है। यह है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंफॉर्मेशन माने क्या होता है? सूचना। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो आया है वो 2005 में है, 2005 में आया। आरटीआई जिसको हम साथी आपका आर्टिकल 19(1) के 1 के तहत रखते हैं, इसी आरटीआई के साथ में हमारा साथी हम साइलेंस का अधिकार यानी कि चुप रहने का अधिकार, या साथी हम बोले आपका बोलने का अधिकार अर्थात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी इसी में रखते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको हम कहते हैं। तो आरटीई और आरटीआई दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। आरटीआई अर्थात आपका साथी क्या बोलेंगे 2005, और आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 होगा। प्यारे दोस्त, बड़े मतलब दुख की बात है। दुख की बात तो मतलब ऐसे नहीं है कोई, मतलब सर ने ये मैसेज दिया है कि यूपीएस खराब हो चुका है, ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, और मतलब अंतिम पल पर हमारी क्लास चल रही है। तो कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें ऑफिस की होती हैं, क्लास तो ज़रूरी है ही। तो उन्होंने कहा है कि अगर 10 मिनट में क्लास बंद हो पाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, हमारे लिए दुख की बात है क्योंकि अब हमको इसके क्वेश्चन एक दिन बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई 1600 क्वेश्चन का मतलब तो 1600 क्वेश्चन रहेगा। निम्न में से कौन, तो आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस। कितने? एक बार लिख दे कमेंट सेक्शन में, मेरी बात आप तक पहुंच पाई? फटाफट से आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं,
कितने क्वेश्चन करेंगे साथी? आज हम 20 क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो 20 बचे हुए हैं उनको रिजर्व कर लेंगे, एक एक दो दो हर रोज ऐड करके बनाएंगे 1600 क्वेश्चन ही, कोई कमी नहीं, कोई 20। बहुत बढ़िया। तो अस्पृश्यता का अंत, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, मैंने किस में बताया था आपको? क्या आर्टिकल 17 में बताया था? क्या ये सही है? जी हाँ। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण साथी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये 23 में थोड़ी ना बताया था, ये कल बताया था गया था आपको, आर्टिकल 22 में है दोस्त। किस में है? आर्टिकल 22 में है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है, और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये आपका अनुच्छेद 29 बताता है। एकदम से सही हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? एकदम से सही हो जाएंगे। आर्टिकल 23 जो है ना साथी, वो तो बलात्श्रम और मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। बलात्श्रम समझते हैं? बलात्श्रम होता है फोर्स्ड लेबर, आप किसी से जबरन कोई कार्य करवा रहे हैं। बलात्श्रम और आपका मानव जो दुर्व्यापार है, ठीक है, जो तस्करी होती थी मानवों की, उसको साथी क्या करता है? ये निषेध करता है, निषेध करता है। आर्टिकल 24 में बच्चों के काम करने पर रोक है। क्या बोलेंगे? कारखानों में बालकों का जो नियोजन है, छोटे छोटे बच्चों को लगा देते हैं कारखानों में, बच्चों के कार्य, क्या बोलोगे? बच्चों के नियोजन जो है, नियोजन जो है वो साथी क्या है आपका? प्रतिषेध, मतलब बच्चों को फैक्ट्री आदि में कार्य पर नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्री ईटीसी। कोई और जगह भी हो सकती है फैक्ट्री के अलावा, होटल वगैरह कुछ भी हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? ठीक है, पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण मिलता है, क्योंकि भाई हम आर्टिकल 16 ये कहता है लोक नियोजन के अवसर पर समानता, कि सबको समान अवसर मिलेंगे, लेकिन फिर आप लोग जानते रिजर्वेशन भी मिलता है। तो रिजर्वेशन क्या बोलता है? वो आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत मिलता है। क्या बोलेंगे? रिजर्वेशन किसके तहत मिलेगा? आर्टिकल 16 के सेक्शन 4 के तहत। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) के डी को साथी अनुच्छेद 21 से मिलाने पर पढ़ने पर प्राप्त होता है? 19(1) का डी क्या है साथी आपका? कि आप भारत की टेरिटरी में, भारत की टेरिटरी में, भारत के अंदर आबाद घूम सकते हो, कोई नहीं रोक सकता तुमको। भारत के अंदर घूमने का अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र रूप से भारत में, क्या बोलेंगे, घूम सकते हैं कहीं भी, कहीं भी, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी। आर्टिकल 21 कहता है विदेश यात्रा का अधिकार। तो विदेश यात्रा पहले तो देश में यात्रा होकर के ही तो होगी, या सीधे घर से बैठे एकदम विदेश, क्या बोलेंगे, वो भी संभव है, लेकिन आपका घर भी तो देश में होना जरूरी है। तो ये किससे मिलकर बनता है? विदेश यात्रा का अधिकार मिलता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, आगे आएंगे। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? अच्छा, मैं यहां पर एक चीज और बता दूं इस प्रश्न से पहले आपको। आर्टिकल 19 को खत्म कर लेते हैं, आर्टिकल 19 को साथ ही खत्म कर लेते हैं। आर्टिकल 19 का पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप इस देश में कुछ भी साथी बोलना चाहते हैं, हमारा देश वो स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कुछ लोग बड़े गलत तरीके से करते हैं। क्या बोलेंगे? वाक एवं अभिव्यक्ति। तो क्या बोलेंगे? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति। दूसरा आया आपका साथी, क्या बोलेंगे? दूसरा आया शांतिपूर्व सम्मेलन में आप भाग ले सकते हैं। शांतिपूर्वक का मतलब आप कहीं भी शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? असेंबल विदाउट आर्म्स, असेंबल विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी साथी इकट्ठा हो सकते हैं विदाउट आर्म्स। ऐसे नहीं है कि बगल में आपका कट्टा तमंचा लगा करके या पिस्टल लगा ली किसी ने और पहुंच गए सभा करने, वो वैलिड नहीं है साथी। शांतिपूर्व सम्मेलन हो गया। तीसरा जो आता है साथी, वो आता है कोई संघ बनाने का अधिकार, कोई संघ या संगम आप बना सकते हैं, ये साथी आपका राइट है 19C में, यानी कोई भी संघ आप बना सकते हैं, यानी कि कोई भी यूनियन या साथी कोऑपरेटिव हम बना सकते हैं, कोऑपरेटिव्स हम साथी बना सकते हैं। आगे आता है आपका संघ बनाने के बाद में साथी कि कहीं पर आबाद संरक्षण आप कर सकते हैं, आबाद घूमना, पूरे देश में कहीं भी आपको बिना बाधा के आप घूम सकते हैं। मूव फ्रीली विदाउट इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कहीं भी घूम सकते हैं। मूव, क्या बोलेंगे? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, क्या बोलेंगे?
थ्रू आउट द टेरिटरी, या थ्रू आउट द टेरिटरी मतलब क्षेत्र को बोलते हैं, क्षेत्र, अब इसको यूनियन टेरिटरी मत समझ लेना, ये भारत के क्षेत्र की बात कर रहा है। ई में साथी क्या है आपका, क्या बोलेंगे, टू रिजाइड, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं देश में, टू रिजाइड एंड सेटल, आप कहीं भी देश में बस सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कहीं भी आप रहें या कहीं भी आप निवास करें, ठीक है। ई और आपका साथी जो एफ था, एफ को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जी में क्या है, व्यवसाय की स्वतंत्रता, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे प्रोफेशन, कोई ट्रेड करें, कोई ट्रेड आप करते हैं, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस आप करते हैं, कोई बिजनेस आप करें, आपका मन है उस बिजनेस का, कोई भी प्रोफेशन आप चुने, कोई भी साथी ऑक्यूपेशन आप चुने, ये सब क्या होंगे, आपके अधिकार होंगे। ये किस में बताया है साथी, आपका एफ में, क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलना। अच्छा, वाक और अभिव्यक्ति जो है साथी, यही हमारा, आप बोलेंगे मैं कुछ भी बोलने के लिए आप मुझे रोक नहीं सकते कुछ भी बोलने से, लेकिन अगर मैं चुप होना चाहता हूं तो मैं चुप हो जाऊंगा। जैसे कोई कोई कहता है भैया रास्ते में पुलिस मिलती है, पुलिस मिली, पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक के उसने आपसे सवाल पूछे, आप उसको सवालों को उत्तर दोगे या नहीं दोगे, बाध्य हो या नहीं बाध्य हो। तो आर्टिकल 19(1) ये कहता है कि कोई तुमसे कुछ पूछे, मतलब अगर आप संदिग्ध व्यक्ति नहीं है, नहीं तो तुमको ले जाएंगे, फिर बुलवाएंगे भी तुमसे, आप चाहें तो चुप रह सकते हैं, चुप रह के दिखाओ कागज, सब कुछ बोलना ही नहीं है, कोई पंगा ही नहीं करना। तो ये कहता है आपका चुप रहने का भी अधिकार है। आप किसी का पुतला फूंक सकते हैं रोड पर, जी हाँ, पुतला फूंकने का भी अधिकार है। साथ ही झंडा फहराने का अधिकार जो है हमारा, क्या बोलेंगे, अगर हम झंडा फहराते हैं, और झंडा फहराने का जो अधिकार है हमारा, क्या बोलेंगे, वो भी कौन से आर्टिकल के तहत हमको मिलता है, तो क्या बोलेंगे, वो आपका साथी 1A के तहत मिलता है, ठीक है। आगे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, राष्ट्रपति है कि प्रधानमंत्री है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक साथी कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय साथी आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत 5 रिट। अच्छा मुझे बताओ, क्या उच्च न्यायालय में जो साथी शक्ति दी गई है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो वो दी गई है साथी आपका आर्टिकल 226 के तहत, 226 के तहत, ठीक है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक, पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, एक फंडामेंटल राइट था साथी, लेकिन अभी क्या वो मौलिक अधिकार है, नहीं जी, अब वो सिर्फ एक वैधानिक अधिकार है, एक स्टेचुरी राइट है भैया। और कब हटा दिया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसको हटा दिया गया था। पहले क्या बोलेंगे, आर्टिकल 31 हो गया आपका, जैसे उसको हटा दिया गया, 19 जो साथी 1 का एफ मैंने बताया उसको साथी हटा दिया गया, तो ये हटा दिए गए। इनको फिर कहाँ पर भेज दिया गया, भाग 12 में भेज दिया गया। और भाग 12 में किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 300 के में है, 300 के ए में है। और वहां पर क्या है, ये आपका एक लॉ, क्या बोलेंगे, एक कानूनी अधिकार है, एक स्टेचुरी राइट है, ये याद रखेंगे, वैधानिक या कानूनी अधिकार इसको बोलेंगे। महात्मा बुद्ध जी से साथी 5 प्रश्न है। गया का संबंध उनसे किस तरह से है, गया का संबंध किस तरीके से है, कुशीनगर से संबंध किस तरीके से है, लुम्बिनी से संबंध किस तरह से है, और सारनाथ से किस तरह संबंध है। तो गया की साथी हम बात करें आपसे, गया में उनको क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में साथी क्या हुआ था, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, मतलब अंतिम समय था उनका। लुम्बिनी में उनका साथी जन्म हुआ था। और सारनाथ में क्या हुआ था, उन्होंने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। तो क्या बनेगा साथी, 2 4 2 4 1 और 3 बन जाएगा, 2 4 2 4 1 3 बन जाएगा आपका, ठीक है, 2 4 1 3। एक आता है महात्मा बुद्ध जी की जो बंदर से भेंट हुई, बंदर से भेंट कहाँ पर हुई, बड़ा चर्चित ये साथी प्रसंग है। बंदर से भेंट किस जगह है, महात्मा बुद्ध की बंदर से भेंट वैशाली, वैशाली जिस बंदर ने इनको शरबत की पेशकश की। और एक साथी आपका जो नीलगिरी हाथी था, हाथी को वश में करने की जो घटना है वो कहाँ पर घटी, हाथी को जो इन्होंने वश में किया भीड़ के सामने, एक बिगड़े हुए हाथी को, तो क्या बोलेंगे, वो घटना राजगीर की है, राजगीर की है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे आएंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। साथ ही हम टॉपिक वाइज बढ़ रहे हैं, जैसे हम महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानेंगे तो कंप्लीट तरीके से जानते हुए फिर जैन धर्म, इसी तरह हम एक क्रम से बढ़ रहे हैं, हर विषय में हम उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। वैशेषिक दर्शन किसका है, सांख्य दर्शन किसका है, योग दर्शन किसका है, और न्याय दर्शन किसका है।
तो योग के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते होंगे भैया, ऋषि पतंजलि का दर्शन है। किसका है? ऋषि पतंजलि का दर्शन है। सांख्य दर्शन किसका है साथी? आपका कपिल मुनि का है। सांख्य दर्शन साथी किसका है? आपका कपिल मुनि का है, ये याद रखेंगे। अच्छा, आपका फिर आता है आपका न्याय दर्शन किसका है साथी? गौतम का है न्याय दर्शन। और वैशेषिक दर्शन वो कनाड का है। किसका बोलेंगे? कणाद का। इन्होंने ही पार्टिकल थ्योरी दी, जो जिसको डाल्टनवाद कह के दुनिया ने अपना बना लिया, उससे बहुत पहले हमारे वैशेषिक दर्शन कणाद में वो साथी कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि कणों की प्रवृत्ति के बारे में बात थी। तो क्या बोलेंगे? 3 4 साथी आपका 3 4 2 1, 3 4 2 1 अर्थात विकल्प 1 ठीक हो जाएगा। इसमें एक आता है साथी आपका पूर्व मीमांसा। मुझे बताएं पूर्व मीमांसा दर्शन के लेखक कौन है? तो पूर्व मीमांसा बोले आपसे तो आप बोलेंगे जैमिनी उसके लेखक हैं। कौन है? जैमिनी है। आप मुझे बता सकते हैं कितने दर्शन हैं भारत में कुल? उत्तर मीमांसा आपसे पूछे साथी तो आप बोलेंगे बादरायण का है। किसका है? बादरायण का है। और लोकायत दर्शन किसका है साथी? आपका लोकायत दर्शन, जो ये कहते हैं कि दुनिया में कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, यहीं रहो, यहीं बेहतरीन करो। ऐसा नहीं होगा कि ये कहते हैं कि आप लोग अपने पिताजी को मरने के बाद में उनको पगड़ी का एक सम्मान करते हैं, जैसा कि रीति रिवाज होता है। तो ये लोग कहते हैं, चारवाक दर्शन के लोग, कि अपने पिताजी की पगड़ी का सम्मान उनके जीते जी रखो, कि वो जब जी रहे हैं तो वो कितना गर्व करते हैं। बाद में उनकी पगड़ी के बारे में मत सोचो, आप अभी उनसे कैसे पेश आते हैं उसका महत्व अभी इसी संसार में है। तो क्या बोलेंगे? पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, लोकायतन दर्शन। कितने दर्शन है टोटल? तो ये आपका षड दर्शन में नहीं आता। भारत की जो साथी दर्शन परंपरा है वो षड दर्शन में बटी हुई है। 6 फिलॉसफी हैं। कितनी हैं? 6 फिलॉसफी हैं आपका। क्या बोलेंगे? कितने फिलॉसफी में बटा हुआ है? क्या बोलेंगे? फिलॉसफी है आपका 6 फिलॉसफी है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। महात्मा बुद्ध से उनका जन्म साथी, उनके जन्म का प्रतीक क्या है? पहले प्रवचन का प्रतीक क्या है? महाबोधि, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और त्याग का प्रतीक क्या है? त्याग का प्रतीक साथी वो घर छोड़ के गए घोड़ा है। महाबोधि का प्रतीक उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष था जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ साथी? बताएंगे? बोलेंगे भी फटाफट से बोलेंगे जी। कौन सा होगा साथी आपका? तो आप बोलेंगे भैया बोधि वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष जो है आपका साथी, ये कौन सा वृक्ष है? ये पीपल वृक्ष है, पीपल। पहला प्रवचन साथी उन्होंने धर्मचक्र को नाम से दिया। कहां पर दिया था? पहला प्रवचन सारनाथ, अभी बताया, सारनाथ अर्थात यूपी में दिया था। और जन्म का प्रतीक क्या है? कि उनकी माँ को कमल दिखा था। तो क्या बन जाएगा आपका साथी? 4 4 2 4 2 1 3, 4 2 1 3 बन जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? एकदम से सही हो जाएगा। आगे आएंगे। गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? गौतम बुद्ध जी के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास रखते थे कि आपके कर्म सही होने चाहिए। जी हाँ, वो कर्म में विश्वास रखते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे कि आत्मा एक शरीर में बदलेगी, यानी कि आगे जाकर के जो भाई आत्मा तो स्थायी है, आपका जो शरीर है जिसको आप समझते हैं वो स्थायी नहीं है, वो एक दिन आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन आत्मा अजर है। ठीक है, क्या बोला ना आपने? कोई उसको ना जला सकता है ना उसको सुखाया जा सकता है। तो आत्मा का शरीर में परिवर्तन यानी कि वो आपका पुनर्जन्म में मानते थे। जी हाँ, क्या बोलेंगे भैया? वो पुनर्जन्म में मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास रखते थे। जी हाँ। ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे? नहीं जी। वो किस में? कर्म में विश्वास रखते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखते थे कि कोई ईश्वर है या मूर्ति पूजा, इन सब के क्या थे? विरुद्ध थे। तो क्या बोलेंगे? 1 2 3। तो कौन सही है? केवल 1 2 3 सही है। अंतिम प्रश्न पर आते हैं आज के। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आज के जो बाकी के 20 प्रश्न हैं उनको कल पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे। तो गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? उनकी माँ साथी आपका कोलीय वंश से संबंधित थी। किससे? कोलीय वंश से संबंधित थी। और उनके जो पिताजी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन? पिताजी शाक्य वंश से संबंधित थे। आप मुझे बताएं महात्मा बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और साथ ही उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो बोलेंगे उनकी मृत्यु 483 बीसी में। 80 वर्ष का उनका जीवन रहा और 483 में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। क्या? पहली बौद्ध संगति हुई थी। उन्होंने साथी जो अपना गृह त्याग किया वो कितनी अवस्था में किया? तो गृह त्याग उन्होंने 29 वर्ष में किया। ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति जो साथी उनको हुई, क्या बोलेंगे? ज्ञान प्राप्ति जो उनको हुई
वो साथी 6 वर्षों के बाद यानी 35 वर्ष की उम्र में हुई। क्या बोलेंगे? किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ? निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, निरंजना नदी के किनारे। इन्हीं को साथी हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं हम द लाइट ऑफ एशिया। तो पूछते हैं पूरे एशिया को प्रकाश दिखाने वाले व्यक्ति कौन बने थे? एशिया का प्रकाश पुंज भी इनको हम कहते हैं। क्या? एशिया का साथी प्रकाश पुंज भी इनको कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इनके जन्म की जो साथी, जन्म की मतलब इनके जीवन की 4 प्रमुख घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। एक तो इन्होंने जब अपना घर छोड़ा है, गृह त्याग किया, इस घटना को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण इसको कहा जाता है। और साथ ही जो इन्होंने आपका ज्ञान प्राप्त किया, वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, उस घटना को हम बोलते हैं संबोधि। क्या बोलते हैं? संबोधि उसको कहा जाता है। तीसरा साथी जो इन्होंने, अब जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो लोगों को एनलाइटन करना शुरू किया, उपदेश देने शुरू करे लोगों को। भाई ज्ञान वही तो देगा जिसको, और ज्ञान लेना भी वही पसंद करेगा जो नॉलेज जिसके अंदर हो, तो वही पसंद भी करता है नॉलेज को। तो इन्होंने उपदेश अपना पहला कहाँ पर दिया? सारनाथ में। उसको साथ ही बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन। क्या? धर्म चक्र परिवर्तन। और साथ ही चौथी घटना जो इनका मृत्यु हुई, उस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण उसको हम कहते हैं, महापरिनिर्वाण उसको कहा जाता है। किसका है? वो ईरानियों का ग्रंथ है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? कौन सी पीक है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है? सैडल पीक, माउंट थुलियर, माउंट डियोवोली या माउंट कोयाबो होगा। तो याद रख लेना साथी, 732 मीटर की सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर आपसे कभी पूछे, ये ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। कितने साथी इसकी हाइट बताएंगे? सैडल पीक से छोटी है, लेकिन ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, और सबसे ऊंची चोटी जिसकी हाइट है 642 मीटर। क्या बोलोगे? 642 मीटर। आपसे कभी भी पूछे साथी सैडल पीक जो है अंडमान के किस हिस्से में है, तो ये नॉर्थ अंडमान में है। किस में है? नॉर्थ अंडमान में है, यानी कि उत्तरी अंडमान में इसकी स्थिति है। ये बात याद रखेंगे। मैंने आपको बताया था अंडमान और निकोबार दोनों जो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं साथी, ये किस डिग्री आपका अक्षांश के द्वारा अलग होते हैं। तो 10 डिग्री अक्षांश क्या करता है? इनको अलग करता है। कभी गलती ना करें। आगे आएंगे। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है? केटू के बाद, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो सागरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है। क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है साथी? दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी पीक है? तो आप कहेंगे सबसे ऊंची पीक है भैया आपका माउंट एवरेस्ट। क्या बोलेंगे? माउंट एवरेस्ट है साथी आपका। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848। इसी को साथी हम क्या बोलते हैं? सागरमाथा। मुझे बताएंगे किस देश में स्थित है? इसी को हम सागरमाथा बोलते हैं। और ये किस देश में है साथी आपका? तो हम बोलेंगे ये नेपाल में स्थित है। तो ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी हुई, भारत की नहीं, कभी गलती मत कर देना। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। किस हिस्से में है ये साथी आपका? ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। अब पूछ रहा है कि दूसरा केटू के बाद में कौन है? कंचनजंगा। आप मुझे बताओ कंचनजंगा किस राज्य में है? कंचनजंगा की हाइट भी कम नहीं है, 8,598 मीटर है। यानी याद रख लेना ये केटू से सिर्फ और सिर्फ साथी आपका 13 मीटर कम है। कितना अंतर है? 13 मीटर का कम है। सर आपका 8,850 हो गया। वो दोस्ती सिर्फ आपका कैलकुलेशंस है कि वहाँ पे कचरा छोड़ाए हैं लोग, बर्फ़ जम गई है। एक्चुअल हाइट जो होती है वो चोटी की, उस पत्थर की मापी जाती है, बर्फ़ कभी नहीं मेजर की जाएगी। ऐसे तो समतल पे बर्फ़ जम जाएगी तो वो तल बदलते रहेंगे। 8,848 स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो कंचनजंगा 8,858 मीटर किस राज्य में साथी? सिक्किम में स्थित है। कॉमेट आपका उत्तराखंड में है। नंदा देवी साथी कहां पर है? उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। आगे आएंगे। निम्न नदियों में से किसका उद्गम है जो भारत में नहीं है? यानी बाकी नदियां, उनका ओरिजिन कहां से है? इंडिया से है। तो ओरिजिन इंडिया, व्यास नदी का ओरिजिन क्या इंडिया से है? जी हाँ।
चेनाब का इंडिया से है, जी हाँ, बात करेंगे इन सब के बारे में अगले सेट्स में कहाँ कहाँ से है। उद्गम जिसका भारत में नहीं है वो सतलज है। तो फिर सतलज नदी साथी कहाँ से निकलती है जरा बताएंगे। ये राकस ताल झील से निकलती है। कहाँ से? राकस ताल झील से निकलती है, जो कि भारत में ना होकर के कहाँ पर है? राकस ताल भारत में ना होकर के तिब्बत में है। और यहीं पर साथी एक जगह है आपका जिसको बोलते हैं लांगचेन खंबाव। क्या बोलते हैं? लांगचेव खंबाव जगह से ये निकलती है। कौन सा प्लेस है? लांगचेंग खंबाव जगह से ये निकलती है। भारत में जो सतलज का प्रवेश होता है वो किस दर्रे से होता है? भारत में जो ये साथी एंट्री करती है वो भारत में एंट्री करती है ये सिपकिला दर्रे से। क्या बोलेंगे? सिपकिला पास से, सिपकिला पास से ये होकर के भारत में क्या कर जाती है? एंट्री कर जाती है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और बताएं कि सतलुज जो है वो किस राज्य में बहती है? सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो सतलुज की अगर हम बात करें, ये पंजाब की सबसे लंबी नदी है बहने वाली। पंजाब में बहने वाली, क्या बोलेंगे? पंजाब में बहने वाली, आपसे कभी पूछे पंजाब में बहने वाली सबसे लंबी नदी है ये। क्या है? सबसे लंबी रिवर है, सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर इन पंजाब इज सतलज। ठीक है। और आपका अगर मैं बात करूं, झेलम जो है साथी आपका व्यास से जो मिलती है, यानी व्यास और सतलज का जो संगम होगा, संगम का मतलब है दोनों का जो मेल होता है, व्यास और सतलज का जो संगम है साथी, वो हरिके बैराज पर होता है। आप मुझे बता सकते हैं हरिके बैराज जो कि साथी स्टैटिक जीके में बहुत पूछा जाता है कि हरिके वेटलैंड कहाँ पर स्थित है, जो हमारा नेशनल पार्क भी है एक। तो ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। क्या बोलोगे? पंजाब में है आपका हरिके नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड भी है साथी आपका, और हरिके बैराज भी है। कहाँ पर है? पंजाब में। बहुत शानदार। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु यानी सोर्स पॉइंट, जो ओरिजिन पॉइंट हैं, वो लगभग एक ही हैं, यानी कि जहां से इनका ओरिजिन हुआ, जहां से इनका उद्गम हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं? उद्गम बिंदु बोलें या साथ ही स्रोत बिंदु बोलें, वो लगभग एक ही हैं, एक ही जगह से लगभग वो निकलती हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। किसके हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, तापी और व्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, और आपका सिंधु और गंगा। तो क्या चुनाएंगे बताएंगे एक बार? फटाफट से सारे साथियों के आंसर आने चाहिए। बहुत बढ़िया। सत्यम सिंह कह रहे हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा तो दोस्त भारत से बहती है और ब्रह्मपुत्र भारत के बाहर से, इन दोनों का तो नहीं हो सकता। कई साथियों का उत्तर आया सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। बहुत गजब, बहुत शानदार। ब्रह्मपुत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुझे ब्रह्मपुत्र बताओ। इसका जो उद्गम है वो मानसरोवर झील से है। क्या बोलेंगे? मानसरोवर लेक जो है साथी, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और मानसरोवर झील के साथी बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है। किससे? बोखरचू हिमनद जिसको हम कहते हैं, बोखरचू ग्लेशियर किससे निकलती है? तो भैया ये निकलती है आपका बोखरचू ग्लेशियर से। ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकलती है। और सिंधु नदी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका चेमायू गडुंग से निकलती है। कहाँ से? चेमायू गडुंग से ये निकलती है। चेमायू गडुंग हिमनद अर्थात चेमायू गडुंग ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें तो उस जगह को बोला जाता है सिनका बाव जलधारा। क्या बोलेंगे? सिनका बाव जलधारा, ये सिंधु नदी का ओरिजिन है। सिनका बाव जलधारा, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, सिनका बाव जलधारा से। तो इन दोनों के क्या हैं? ओरिजिन एक ही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं साथी, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है, सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो किस नदी में बनता है? सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो किस में बनता है आपका? उसका नाम है माजुली। और माजुली किस में बनता है? वो ब्रह्मपुत्र में ही बनता है। किस में बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी में ही बनता है। और अगर मैं बात करूं साथी ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो अन्य नाम हैं वो क्या क्या हैं? अदर नेम इसके कौन कौन से हैं? तो अगर मैं बात करूं, इसको तिब्बत में क्या कहते हैं बताएं जरा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछूं अपने प्यारे देश भारत में इसको क्या कहते हैं? और तीसरा मैं आपसे पूछूं बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में इसको साथी क्या कहा जाता है? तो तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो। ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? सांगपो कहते हैं। भारत में इसको बोलते हैं साथी आपका दिहांग। और बांग्लादेश में साथी इसको कहा जाता है जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। तो आपसे कभी भी पूछे कि जमुना जो है साथी आपका, जमुना वो किस नदी को कहा जाता है? यमुना नहीं, जमुना।
तो हम कहेंगे वो भैया आपका किसको, ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र जो है साथी किस नदी के साथ मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है? किस नदी के साथ, बताएं जरा, कौन सी दो नदियां हैं ये आपका जो बनाती है, किस नदी के साथ ये आपका सुंदरवन डेल्टा? साथ ही ये भी बताएंगे सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर स्थित है। सुंदरवन डेल्टा किसके साथ में, गंगा जी के साथ में ये बनाती है। किसके साथ में, गंगा जी के साथ में बनाती है। कहाँ पर साथी, आपका पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, और किधर, आपका बंगाल की खाड़ी में। आपने गणित में डेल्टा का साइन तो देखा होगा ना सारे साथियों ने, जी भैया, क्या बोलेंगे, डेल्टा। यानी जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय इस तरह की जो आकृतियां होती हैं इनको हम डेल्टा कहते हैं, गलती ना करें। कौन सी नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? अभी मैंने बताया आपका नाम ब्रह्मपुत्र का, किसका, ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं, लेकिन कौन सी है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है? तो वो गंगा जी हैं। कौन है वो? गंगा जी हैं, जिनकी लंबाई साथी आपका 2525 किलोमीटर है। क्या बोलेंगे, 2525 किलोमीटर किसकी, गंगा की लंबाई है। अच्छा, यहीं पर साथी आपका आता है कि जमुना, जो कि आपका कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र। जमुना और पद्मा ये दोनों मिलती हैं कहाँ पर, पद्मा भी आप अब जान ही गए कि बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं। इनका साथी जो मिलन है वो बांग्लादेश में, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में मिलन होकर के ये साथी कौन सी धारा बनाते हैं? तो जल की मेघना नदी अर्थात मेघना धारा बनती है। क्या बोलेंगे, मेघना धारा बनाते हैं। ये भी पता होना चाहिए मेघना किस किस से मिलके बनती है। एक तो साथी जमुना से, जमुना कौन है, ब्रह्मपुत्र है, उसका नाम बांग्लादेश में है। और साथी पद्मा जो गंगा का नाम है आपका कहाँ पर, बांग्लादेश में। दोनों मिलकर के साथी आपका क्या बनाते हैं, मेघना धारा बनाते हैं। ठीक है, आगे। जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया कि फॉर्मूले सबसे महत्वपूर्ण है और आज एसएससी लगभग फॉर्मूले पर शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्या कहेंगे भैया, कौन कौन है, सकल घरेलू जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो जीएनपी का फॉर्मूला फिर हमको पता होना चाहिए। जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस विदेशों से जो आय हुई है, विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है हमारी, विदेशों से जो प्राप्त शुद्ध आय है, यही फॉर्मूला है। यानी कि आपसे पूछे अब जीडीपी को इधर लेकर के आ रहे हैं तो जीएनपी माइनस जीडीपी वो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जीएनपी का पूरा नाम साथी बताएं तो क्या बोलोगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। जीएनपी यानी कि आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसको हम कहेंगे। ठीक है, और जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कई बार तो सिर्फ फुल फॉर्म पूछ लेता, आसान सा प्रश्न, तो इसको बोलते ग्रॉस यानी कि कुल, सकल, डोमेस्टिक अर्थात घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब साथी की आपका उत्पाद। तो कभी ना भूलें फॉर्मूला, क्या बोलेंगे, जो हमको जीएनपी निकालना है, जीएनपी में हम, जीएनपी बराबर होगा जीडीपी में हम विदेशों से भी जो हमें इनकम हो रही है खर्चे काट करके, उसको हम बोलेंगे शुद्ध आय, और वही बनाएगी हमारी जीएनपी को। ठीक है, आगे आएंगे। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसके बराबर होता है? तो क्या फॉर्मूला बना बताएंगे। अभी हमने जीडीपी की बात की थी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इस बार आपसे पूछ रहे हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होगा, अभी जीडीपी के रूप में फुल फॉर्म हमने याद की, क्या बताया मैंने आपको, जीएनपी बराबर होता है जीडीपी प्लस साथी आपका जो विदेशों से शुद्ध आय हुई, या ऐसे लिख सकते हैं विदेश से जो नेट प्रॉफिट हुआ, विदेश से जो शुद्ध आय हुई, इनकम हुई, ये हो गया फॉर्मूला। अभी जीडीपी के सापेक्ष ना पूछ करके हम पूछ रहे हैं एनएनपी के सापेक्ष। तो ये दो फॉर्मूले सबसे चर्चित हैं। जीएनपी किसके बराबर होगा, ये होगा साथी आपका एनएनपी प्लस आपका डेप्रिसिएशन, यानी वियर एंड टियर, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, घाटा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, अर्थात जिसको हम घाटा कहते हैं। ठीक है, वहां से तो आय जुड़नी है, यहां पर क्या जुड़ेगा, घाटा। क्या बोलेंगे अभी फटाफट से, घाटा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। वो साथी गलत माना शुभम सेन एसएससी ने, एसएससी गलती है, आयोग हमेशा सही उत्तर नहीं देता है।
आयोग के उत्तर को आप हमेशा सही ना माने, ठीक है। ये बात, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? एक बार थम्स अप करके बताएं। आयोग से अक्सर गलतियां होती हैं, वो कई बार गलत उत्तर दे देता है, ठीक है। विभेद होते हैं, फिर लोग कोर्ट चले जाते हैं उसको लेकर के, फिर कई बार उनको उत्तर अपनी गलती माननी पड़ती है, लेकिन बाद में तो मानते भी नहीं है जब लोगों की ज्वाइनिंग हो जाती है, क्योंकि उस प्रश्न पर ज्वाइनिंग हो चुकी होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, जिसको बोलते हैं एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है बताएंगे? करनाल में है, नई दिल्ली में है, आनंद में है, या फिर भोपाल में है? तो बहुत सारे साथियों का उत्तर आएगा, मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है। आगे आएंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत शांत। आवाज मेरी ठीक आ रही है? एक साथी हमारे लिख रहे हैं आवाज में कोई दिक्कत है, एक बार बताएं थम्स अप करके, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बोलेंगे जी? बी 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 बी, नई दिल्ली में कह रहे हैं, फिर से सब गलत हैं। आनंद साथी, गुजरात में ये आपका स्थित है। किसके लिए? डेयरी विकास बोर्ड दूध उत्पादन के लिए बनाया गया साथी, और 16 जुलाई 1965 को बनाया गया, ठीक है। इसके जो संस्थापक थे वो वर्गीज कुरियन थे। कौन थे इसके फाउंडर? आपका वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन इंडियन थे कि नहीं, बताना जरा। जी भैया, भारत के ही थे, दक्षिण भारत से संबंध रखते थे वर्गीज कुरियन। इनको हम किस क्रांति के लिए जानते हैं? तो इनको हम दुग्ध क्रांति, यानी कि ऑपरेशन फ्लड, क्या बोलेंगे? दुग्ध क्रांति के ये जनक हैं, दुग्ध क्रांति के ये जनक हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं आपका साथी व्हाइट रिवॉल्यूशन, क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन बोले तो आपका श्वेत क्रांति के जनक कौन है? क्या बोलोगे? श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो हम बोलेंगे आपका वो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन है। अच्छा, अब आगे मुझे बताएंगे, जैसे करनाल ऑप्शन आ रहा था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट साथी कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठीक है। एक तो ये आपको आंसर बताना है, जैसे कृषि अनुसंधान संस्थान हो गया, ऐसे ही राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऐसे ही आप मुझे बताएं, भारतीय बागवानी, यानी कि हार्टिकल्चर के लिए भारतीय बागवानी अर्थात हार्टिकल्चर रिसर्च साथी जो सेंटर है वो कहाँ पर है? ऐसे ही साथी बताओ, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? बोलेंगे जी। तो कृषि, क्या कृषि में तो भारतीयों का दिल लगता है, क्या बोलेंगे? कृषि में क्या लगता है? भारतीयों का दिल लगता है। तो दिल से बनेगा दिल्ली, क्या बनेंगे? दिल से बनेगा दिल्ली। और राष्ट्रीय डेयरी, यहाँ पर बच्चे जो पिछला प्रश्न करनाल दे रहे थे, वो डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो घर के क्या बोलेंगे तुमसे कि भैया तुम अब डेयरी करना, क्या डेयरी मतलब तुम्हारे लिए भैंस बांध देंगे, फिर वो बोले अब तुम दूध काढ़ो और बेचो बाजार में। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बाग कहाँ पर होते हैं भैया? बंगलोर, बंगलू में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? बंगलू में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी, यूपी में स्थित है, वाराणसी में स्थित है। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका जो जनगणना है वो तो 10 वर्षों में होती है, व्यक्तियों की जो जनगणना होती है, तो क्या बोलेंगे भैया? आपका बताएं एक बार। कृषि जनगणना जो है आपका, कृषि जनगणना आपका साथी बताएंगे, कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होती है? 5 साल, 2 साल, 4 साल या फिर 3 साल में आयोजित होती है? तो क्या बोलेंगे भैया? आपका 5 साल में होती है कृषि जनगणना। तो पहली बार कब हुई थी बताएं एक बार। तो पहली बार कृषि जनगणना हुई भैया हमारी, क्या बोलेंगे? पहली बार हुई थी 1970-71 में, ठीक है, 1970-71 में हुई। और इसकी जो गणना करता है वो केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा, क्या बोलेंगे? केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा, कृषि कल्याण, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आपका जो साथी पशु जनगणना होती है वो कितने वर्षों में होती है? पशु जनगणना, पशु जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो पशु जनगणना अगर हम बात करें, एनिमल का जो सेंसस होगा वो कितने दिन में होगा आपका? तो वो भी 5 वर्षों में होता है। और इसको पूछे पशु जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो पशु जनगणना पहली बार मेरे साथी 1919-20 में हुई थी। कहाँ? 1919-20 में पहली बार हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है?
निम्नलिखित में से कौन सी है जो सदिश राशि है? 100% आंसर चाहूंगा सारे साथियों से। समय क्या है साथी आपका? ये आपका साथी आपका क्या बोलेंगे, ये स्केलर है। चाल क्या है आपकी, क्योंकि चाल किस पर डिपेंड करती है? दूरी पर, और दूरी भी क्या है आपका? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल भी किस पर डिपेंड करती है? दूरी पर। और विस्थापन तो है सदिश, लेकिन साथी दूरी कैसी राशि है? दूरी अदिश है, और जो अदिश पर निर्भर करे वो साथी आपका खुद भी अदिश होगी। जैसे वेग विस्थापन बटे समय होता है, वेग यानी कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है आपका? वो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर है, तो साथ ही आपका फिर वेलोसिटी जो होगा आपका यानी कि डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही क्या होंगे आपके? दोनों के दोनों आपके सदिश होंगे। दूरी आपका क्या हो गया? अदिश हो गया। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट जितना आगे को जाता है उतना ही दबाव पीछे को लगता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या बोलेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे जैसे जीवन में साथी आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी ताकतें शायद ऐसी आएंगी जो आपको पीछे हटाने का प्रयास करेंगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या बोलेंगे? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको हम कहते हैं। एक तो इस नियम पर कार्य करता है, और दूसरा कौन सा होता है? रेखीय संवेग संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इस पर काम करेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अर्थात m1v1 बराबर mv किसका फॉर्मूला होता है? p बराबर mv मोमेंट का, m1v1 बराबर m2v2, ये किसका? ये रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जितनी भी ताकतें लगे बेशक से, लेकिन आपकी ऊर्जा कम होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका रास्ता सही है, आप मेहनत करते रहिए। आपकी कोई बेशक कितनी भी आलोचना करे, दुनिया में कोई आपके अंदर कमी साथी निकाले, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी जीनी होगी, लेकिन वो सही ज़िंदगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खराब कार्य करके आप ये सोचे कि लोग आपको अच्छा बोल दे, तब तो वो संभव नहीं है। मीथेन को क्या हम हास्य गैस बोलेंगे? CH4 बोलेंगे। क्या हम नाइट्रिक ऑक्साइड को बोलेंगे साथी? NO को बोलेंगे। या हम नाइट्रस ऑक्साइड N2O को बोलेंगे, या O3 को कहेंगे? तो किसको कहेंगे भैया हम? आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ये हास्य गैस है। क्या बोलेंगे? हास्य गैस। और N2O अर्थात जो आपका लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस है, इसकी खोज किसने की थी? हास्य गैस की खोज किसने की? आजकल विज्ञान के प्रश्न SSC या अन्य आयोग यही पूछते हैं। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिस्टले ने इसकी खोज की थी। और इसका जो प्रयोग होता था पहले वो आपका सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा। किसमें? सर्जरी, क्योंकि दोस्त अभी तो एनेस्थीसिया आ चुका है, बेहोश कर देते हैं रोगी को। दांत चिकित्सा पे अब तो दांतों को भी सुन्न कर देते हैं। किसी ने कराया दांतों का कुछ ट्रीटमेंट? दांतों को सुन्न कर देते हैं। लेकिन पहले वो हास्य गैस दी जाती थी कि वो हंसी में रखता था, डॉक्टर को दुख ना हो, आदमी को दर्द हो रहा है लेकिन वो हंस रहा है, तो क्या बोलेंगे? वो बोलते हैं आपका एकदम ठीक है मेरे साथी, ठीक है SSC डियर भैया, एकदम से ठीक है। आगे चलें। निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है? कार्बन किस में है बताएंगे? लिग्नाइट टिन में। टिन में साथी क्या कार्बन हो सकता है? Ag चांदी में क्या कार्बन होता है? Ag सुनो जी, हाँ जी, लो जी। लोहा क्या बोलेंगे भैया? लिग्नाइट। लिग्नाइट में क्या मिलता है? आपका कोल मिलता है। कोयले के साथी अगर मैं बात करूं वर्गीकरण में, कोयले की क्वालिटी में मुझे बताओ लिग्नाइट कौन से नंबर पर आएगा? बताएंगे जी, कौन से नंबर पर आएगा? तो क्या बोलेंगे? सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है। क्या बोलेंगे भैया? एंथ्रेसाइट होता है आपका कोयला। दूसरे नंबर पर जो होता है वो बिटुमिनस होता है। क्या बोलेंगे? बिटुमिनस होता है, अंग्रेजी का ही नाम है। तीसरा जो होता है साथी वो आपका लिग्नाइट ही होता है। तो लिग्नाइट कौन से नंबर पर आता है क्वालिटी में? तीसरे नंबर पर। चौथा होता है आपका पीट कोयला। तो एंथ्रेसाइट में तो लगभग 95 से 96% तक कार्बन होता है, ठीक है। फिक्स नहीं होता, मतलब कि 95 भी होगा, 98 भी हो सकता है। बिटुमिनस में आपका लगभग 85 के आसपास होता है। क्या होता है? लगभग 85 के आसपास होता है। लिग्नाइट में साथी आपका 75 से 80% होता है, लगभग में याद रखिए। पीट कोयले में लगभग 55% के करीब होता है, 55 से 60% तक होता है। तो लिग्नाइट क्या है? उसमें आपका कार्बन मिलता है। तो कार्बन पूछता है कि उसकी गुणवत्ता के आधार पर क्रम लगाएं। घटते और बढ़ते क्रम में आपको पता होना चाहिए। सबसे खराब कौन सा हो गया? आपका पीट हो गया, क्योंकि जितना कम कार्बन होगा उतना बेकार कोयला होगा। सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें क्या है? एंथ्रेसाइट में। तो सबसे अच्छा कोयला भी कौन सा हो गया? सबसे अच्छा कोल कौन सा होगा साथी?
सबसे अच्छा कोल अर्थात कोयला वो कौन सा होगा, वो एंथ्रेसाइट होगा। और ये क्या हो जाएगा, ये सबसे खराब हो जाएगा। क्यों होगा सबसे खराब? अब मैं एक स्टेटमेंट दे दूं आपको कि पीट कोयला सबसे खराब होता है, इसका सबसे मुख्य कारण आप किसे मानते हैं? तो आप क्या बोलेंगे? परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की प्रतिशतता को भैया हम इसका कारण मानते हैं। हृदय की दशा को कौन स्पष्ट करता है? इलेक्ट्रो इंसेलोग्राफ, ईईजी मशीन क्या स्पष्ट करती है? नहीं जी, ईईजी मशीन तो ब्रेन के लिए, मस्तिष्क के लिए होती है। ईओजी हो सकता है, क्या बोलेंगे? नहीं जी, ये आंख के लिए होता है। ईओजी मशीन किसके लिए होती है? आंख के लिए होती है। ईसीजी जो होता है साथी, वो हार्ट के लिए होता है। यानी कि इलेक्ट्रो, क्या बोलते हैं इसको? हम बोलेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम होता है। और कार्डियो किसको बोलते हैं हम? कार्डियो हम साथी आपका किसको? हृदय को बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है। भैया क्लास लेते समय नोट्स बनाए कि पीडीएफ बनाए? भैया तुम मेरे से अपने सिर पे खड़े हो जाओ नोट्स बनाते टाइम। तुम पढ़ते पढ़ते ग्रेजुएट हो सके इतने सारे, तुम्हें यही नहीं पता चला पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं। मैंने बोला मेरे साथ लिखना है। पहली क्लास तुम करते नहीं, पहली क्लास में बताया हुआ है, शुरुआत के 15 मिनट की क्लास देखो, नोट्स कैसे बनाने हैं कैसे नहीं बनाने हैं वो सब बताया हुआ है। छोड़ छोड़ के तुम क्लासेस करते हो, कैसे तुम सेलेक्ट हो गए? फिर तुम रोते हो, तुम्हारे पड़ोस में किसी का सिलेक्शन हो जाता है, और फिर पता है क्या कहते हो? उसके तो मुझसे मॉक टेस्ट में कम नंबर आते थे, हमेशा कम आते थे, और फिर मेरे तो मॉक टेस्ट में उससे ज़्यादा आते थे, फाइनल टेस्ट में नंबर ही नहीं आया, उसका आ गया। ये लास्ट टाइम की कहाँ पर आपको कंटिन्यूटी बनानी है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारी क्लासेस भाई किया करो। पोलियो के टीकों की, क्या बोलेंगे? पोलियो के टीके की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है क्या? नहीं जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को साथी पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन की खोज की वो 1929 में की। जॉन साल्क ने की थी? जी भैया, पोलियो के टीके को जो खोजा वो जॉन साल्क ने खोजा, और 1952 में खोजा, 1952 में। रॉबर्ट कोच को हम किसके लिए जानते हैं? इन्होंने टीबी के जो बैक्टीरिया है, टीबी के जीवाणु की खोज इन्होंने की। टीबी का जो जीवाणु है वो खोजा किसने साथी? रॉबर्ट कोच ने खोजा। एडवर्ड जेनर को हम जानते हैं चेचक के टीका, क्या बोलेंगे? चेचक का टीका किसने बनाया? क्या बोलेंगे? वैक्सीन ऑफ कॉलेरा, चेचक का टीका साथी 1796 में एडवर्ड जेनर ने बनाया। ऐसे ही पूछा जाता है इंसुलिन का टीका किसने बनाया? इंसुलिन का टीका, इंसुलिन जानते हैं ना? मुझे बताओ इंसुलिन क्या कवर करता है बॉडी में? इंसुलिन का टीका वो बेंटिक ने बनाया साथी, आपका बेंटिक ने बनाया। ऐसे ही आपसे पूछेगा टीबी का जो टीका बनाया वो तो जीवाणु की खोज की, टीबी से टीका होता बचने के लिए, वो ग्यूरिन और कॉलमेट ने बनाया। किसने बनाया? ग्यूरिन और साथी आपका कॉलमेट ने उसको बनाया, कॉलमेट ने। कोविशील्ड का टीका किसने बनाया? कोरोना का टीका किसने बनाया? बोले भैया बड़ा विवाद रहा, कोविशील्ड मैंने लगवाई अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, कोवैक्सीन मैंने लगवाई अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आपसे दुनिया और आयुर्वेद ये कहता आया हमेशा से कि भैया आपको योग प्राणायाम, आपको व्यायाम करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन बहुत सारे नहीं करते हैं। फिर कोई बीमारी आती है, खान पान का कोई ख्याल अपने का रखता नहीं, उल्टा सीधा फास्ट फूड बाज़ारों में सबको खाना है, और फिर वीडियोज भी बनानी है, मैं कोवैक्सीन लगवाऊँ, मैं कोविड लगवाऊँ। कुछ कह रहे हैं बच्चे गुरुजी मैंने आपका कोर्स लिया है, आपने कोवैक्सीन लगवाई कि कोविशील्ड लगवाई? मैंने कुछ भी नहीं लगवाया साथी, ठीक है? तो आप लोगों को करना कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोगों को 90% को सिर्फ बातें बनानी होती हैं कि भैया मैं कोरोना में मर जाऊंगा, मैं जिन जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा, मैं अब बचूंगा या नहीं बचूंगा, कोविशील्ड मुझे बचाएगी, ये बचाएगा। तो भाई अपना ख्याल रखा करो अच्छे से। अगर आप बेहतरीन तरीके से रहेंगे, सब कुछ डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम पर, आपकी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है। आप उस प्रतिरक्षा तंत्र के लिए यदि कार्य करेंगे तो सब कुछ काम करेगा आपके लिए, नहीं तो दोस्त आपके लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, ठीक है? आगे आएंगे। पार्किंसंस रोग निम्न में से किससे संबंध है? पार्किंसंस रोग किसको होता है? हाथ पैर कांपने लग जाते हैं बहुत बुरी तरह से, क्या बोलेंगे? गुर्दे से, हृदय से होता है, मस्तिष्क में होता है। क्या है? मस्तिष्क में साथी होता क्या है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं
वो डेड सेल्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, यानी कि मृत सेल्स हमारी होने लग जाती हैं, मृत कोशिकाएं हमारी होने लग जाती हैं। आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की? भैया राहुल गांधी की तरह आपने, नहीं दोस्त ऐसा नहीं था, पॉलिटिकल पार्टीज वाला फंडा नहीं था कुछ भी। दरअसल में क्या था कि हम लोग ना राय बनाते हैं, जैसे आप देखते होंगे इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं। तो हमारे देश में पता है क्या, 4 महीने पहले किसी कुछ राय है, अभी इंस्टाग्राम पे आके कोई बोल देगा कुछ बहुत तरीके से, यूट्यूब पे आके कुछ कोई बोल देगा, तो सब लोग एकदम से उसे ही फॉलो करने लग जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि तुम्हारा खुद का एनालिसिस क्या है, तुम्हारा खुद का विश्लेषण क्या है। अब जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो सब लोग जो है वो पार्टी के विपक्ष के लोग थे, ऐसा नहीं था। दरअसल में हमारे देश में मुहिम चलाई एक डॉक्टर विश्वरूपम थे। डॉक्टर विश्वरूपन के उन्होंने मतलब सेंटर्स भी चलाए और उनके सेंटर में लगभग 1,60,000 लोग उस समय कोरोना पेशेंट भर्ती हुए, जिनकी छुट्टी 3-3, 4-4 दिन में हुई उस टाइम। तो उन्होंने पूरे देश में मुहिम चलाई थी उस टाइम। उन्होंने कहा था कि भाई ये वैक्सीन जो है नुकसानदायक है, इसके क्या नुकसान है, उसके लिए वो बोल रहे थे। लेकिन उस टाइम पूरे देश ने उनको एंटी नेशनलिटी यानी देशद्रोही घोषित कर दिया। पूरे देश ने मतलब मैक्सिमम लोग उनको उस टाइम पर देशद्रोही बोलने लग गए थे। लेकिन आज उनकी जो गणनाएं थी, जो उन्होंने कहा, वो सब सटीक बैठता हुआ है। वो उस टाइम भी मुहिम चला रहे थे कि आपको साइट्रस फूड खाने चाहिए, खट्टे फल खाने चाहिए, तो आप कोरोना के प्रभाव से बचे रह सकते हैं, खुद को सुरक्षित रखें। तो हमको क्या होता, हमको सुनना नहीं होता, हमको बस एक राय बना लेनी होती है कि कौन क्या बोल रहा है, उसके आधार पर हम बोलने लगते हैं। इसी को हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप बौद्धिक हैं और छात्र हैं तो अपना एनालिसिस करना है, दूसरा क्या कहता है उसकी बात नहीं माननी है। जब आप उछल के किसी की बात मानेंगे, जब आप यूट्यूबर्स की बात मानेंगे, कौन क्या कहता है, ध्रुव राठी कौन क्या कहता है, किसी अन्य व्यक्ति ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आपको किसी की बातों का विश्वास नहीं करना, आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। जब तक आप स्वयं का विश्लेषण नहीं कर पाओगे तब तक सब कुछ झूठ है आपके सामने, फिर आप मतलब अंधेरे रास्ते पे चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? इंदिरा अम्मा आवास योजना क्या बोलेंगे जी? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर राजस्थान? तो क्या बोलेंगे भैया? तेलंगाना ने, तेलंगाना में ये घोषणा की है। ठीक है, अरे मैंने लगवाई है यार वैक्सीन, कभी तुम सच में मजाक समझो। सीएम नाश्ता योजना, लेकिन एक ही लगवाई है। और सही बताऊं तो मुझे ये भी नहीं पता मैंने लगवाई कौन सी वैक्सीन थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बचने का सिर्फ एक उपाय वही लग रहा था सब लोगों को। अब खुश हो तुम, मैं ये बोल दूं तुमसे कि मैंने लगवाई, अब ठीक है। आगे आएंगे। तो सीएम नाश्ता योजना तेलंगाना की। गृह लक्ष्मी योजना, क्या बोलेंगे? गृह लक्ष्मी योजना साथी आपसे पूछे किसकी है तो आप बोलेंगे तेलंगाना की योजना है। गीता कर्मिकुला बीमा योजना बहुत चर्चित रही। गीता कर्मिकुला बीमा योजना किसकी है? बोलेंगे गीता कर्मिकुला बीमा योजना साथी। बीमा योजना ये कहाँ की है? तेलंगाना की है। ठीक है, कहाँ की है? तेलंगाना। अभी तेलंगाना बहुत चर्चित रहा, महिला और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस सेवा। महिला प्लस ट्रांसजेंडर्स के लिए, क्या बोलेंगे? ट्रांसजेंडर्स के लिए साथी क्या कर दिया गया है? मुफ्त यानी कि फ्री बस सेवा कर दी गई है। फ्री बस सेवा इन्होंने कर दी है। ठीक है, तेलंगाना ही साथी अभी बहुत चर्चित रहा। यहाँ पर आपका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए विधेयक पास करने वाला, विधेयक पास करने वाला राज्य बन गया है तेलंगाना। तो पूछेगा कौन सा राज्य है जिसने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय के लिए आपका विधेयक पास किया? हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? कि नवपाषाण काल में बच्चों की कब्रगाह मिली है वहां पर। तो ये खोज कहां पर हुई है साथी? तमिलनाडु में हुई है। कहां पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु की ही सरकार थी जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ क्या लाया था आपका? या जो परिसीमन प्रक्रिया थी, परिसीमन होता है ना चुनाव से पहले, परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव लेकर के आया। परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव कौन राज्य में लाया गया? खिलाफ प्रस्ताव, अगेंस्ट में एक प्रपोजल लाया गया, एक राष्ट्र वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। उंगलई थेड़ी, क्या बोलेंगे? उंगलई थेड़ी पहल किस राज्य की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मार्क करना। तमिलनाडु की है। कहाँ की है? तमिलनाडु। मुझे बताओ तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के साथी आपका, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री साथी कौन है?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है? एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु में साथी आपका राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। आपका लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? 39 हैं। और विधानसभा VS4 विधानसभा सीटें 234 हैं। और यहाँ के साथी आपका गवर्नर कौन है? बोलेंगे यहाँ के गवर्नर, ये आपको बताने हैं, अभी नोट कर लेना जब मैं बोलूँ। तो बोले यहाँ के गवर्नर कौन है? RN रवि हैं। कौन है जी? RN रवि यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता है और किस देश की हैं, ये भी बताना है। तो कौन बोलेंगे? सिनी शेट्टी हैं क्या? सिनी शेट्टी ये मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 बनी है, ये भी याद रख लेना। मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? तो कौन बनी है? सिनी शेट्टी बनी है। आपका यास्मीन जैतून है या क्रिस्टीना पिजकोवा है? तो क्या बोलेंगे? क्रिस्टीना पिजकोवा हैं, जो साथी आपका कहाँ की हैं? चेक गणराज्य अर्थात चेक रिपब्लिक की हैं। ये प्रतियोगिता साथी आपका 2024 मिस वर्ल्ड 2023 ये कहाँ पर हुई? आपका साथी प्रतियोगिता 9 मार्च 2024 को मुंबई में ये प्रतियोगिता हुई थी। कहाँ पर? मुंबई में ये प्रतियोगिता आपका आयोजित हुई थी। आगे आएंगे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? ऑपरेशन कामधेनु को शुरू किया गया है, बोलेंगे। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? किसके लिए आया ये साथी आपका? पशु तस्करी, जो पशुओं को साथी आपका बेचा जाता है, उनकी जो तस्करी होती है, उस पशु तस्करी को रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए, ठीक है, उसके खिलाफ आया आपका जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन कामधेनु। मुझे बताओ ऑपरेशन कन्विक्शन कहाँ पर आया था साथी आपका? ऑपरेशन कन्विक्शन ये आया था आपका यूपी में। कहाँ पर? यूपी में। किसके खिलाफ? गो हत्या के खिलाफ, ताकि गाय की हत्या पर रोक लगाई जा सके। गो हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन आया, ठीक है। मुझे बताओ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आप बोलेंगे आरपीएफ द्वारा ये लाया गया। आरपीएफ द्वारा इन्होंने कितने साथी आपका 549 जो बच्चे खोए हुए थे वो अपनी फैमिलीज से मिलवाए। 549 बच्चे फैमिलीज, क्या बोलेंगे, सॉरी, फैमिलीज से मिलवाए। खोए हुए बच्चे हैं, सीधी सी बात है, तभी फैमिली से मिलवाए। आपका साथी अगर मैं पूछूं ऑपरेशन नार्कोस किसने जारी किया, तो ऑपरेशन नार्कोस साथी आपका आया आरपीएफ द्वारा ही, और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इसको शुरू किया। और नशीले पदार्थों पर रोक के लिए, किस पर? नशीले पदार्थ, यानी कि आपका जो ड्रग्स है, नशीले पदार्थ पर जो तस्करी है उसको रोकने के लिए, तस्करी पर रोक लगाने के लिए आरपीएफ ने इसको लॉन्च किया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आते हैं साथी आपका आज के होमवर्क की तरफ, और वो है ऑपरेशन सजग भारत के किस सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने साथे जितने भी सारे के सारे साथी छात्र हैं, हर अच्छे छात्र से हमेशा मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक रिसर्चर की तरह रहेगा। किसी और की खोजी गई थोप के बारे में आपको साथी, जो चीज़ें आप पर थोपी गई हैं उसके बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी होगी, समझना होगा चीज़ों को। नहीं, अंधकार में नहीं जीते रहना, हमेशा अंधेरे में रहो। अभी आपका स्टूडेंट लाइफ है तो अभी अपने सिलेबस की रिसर्च कीजिए। जैसे जैसे समय मिले थोड़ा अतिरिक्त चीज़ों को भी जानने का प्रयास किया करो। और सुनो मेरी बातें ध्यान से, जो मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स उनके लिए है। एक वाह, सुंदर सी वाह के साथ में, कि मुझसे मेरे ख्वाब न पूछो, कि मुझसे मेरे ख्वाब न पूछो, मेरी पलकों का अब नींद से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक स्टूडेंट की पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि जागे ही रहना है, सोना है, लेकिन नींद बीच में नहीं आनी चाहिए, आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। आपका एक स्टूडेंट का फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए। कभी कभार कम ज़्यादा प्लस माइनस चलता है, लेकिन ज़्यादातर उसको फॉलो करने का प्रयास करें। और आपका एक लंबा टाइम टेबल नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक सलाह देता हूँ आपके भाई की तरह, मेरे सारे भाई बहन इस बात को मानें कि आप अपना डेली का टाइम टेबल बनाएं और पिछली चीज़ों के आधार पर बनाएं आप क्या कर रहे हैं। और जब आप साथी देर रात हो जाए, जब आप पढ़ के सोने जाने वाले हों, उस टाइम आपको अच्छी भावना ये आनी चाहिए कि हाँ आपने मेहनत की है। और अगर आपको वो भावना नहीं आती है और आपको लगता है कि मैंने कुछ मिसिंग किया, तो साथी उस टाइम पे जो आपसे बेहतर कर रहा होगा वो आपसे आगे पहुंचेगा।
तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, बस मेहनत करते रहिए, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा, उसी उम्मीद के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और एक दिन सब कुछ बेहतर होगा। अगर मेरे साथ बेहतर हुआ है तो आपके साथ भी बेहतर होगा। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय मां सरस्वती। थैंक यू।